नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। आगामी 90 दिनों में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए यहां तमाम जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 10 साल के सूखे को खत्म करके सत्ता में वापसी करना चाहती है। आखिरकार ये दोनों राजनीतिक दल कैसे अपनी राजनीति को यहां से साध पाएंगे, बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा हो गया है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी के सामने, दूसरी तरफ यहां कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौतियां बराबर खड़ी हुई है। बीजेपी के सामने चुनौतियां ये है कि सत्ता में रहते हुए भी जहां केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और उसके बाद भी तमाम दिग्गज नेता यहां बगावती बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे राव इंद्रजीत सिंह की बात कर ली जाए, अनिल विज की बात कर ली जाए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री रहे प्रोफेसर अम्बिला शर्मा की बात कर ली जाए, या फिर ओम प्रकाश धनखड़, ये तमाम वो नेता हैं जो कि सीनियर कैडर के लीडर माने जाते हैं और इनकी अनदेखी कहीं ना कहीं चुनाव में भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ साथ बात करें तो हरियाणा की राजनीति में आगामी वक्त में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने राजनीतिक समीकरणों को साधेगी, ये भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। आखिरकार बीजेपी क्या वाकई में यहां हरियाणा में जीत दर्ज करने में कामयाब होगी? इस पूरे सिलसिले पर कहीं ना कहीं एक विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिरकार किन चुनौतियों का सामना इस सरकार को करना पड़ सकता है। हाल ही में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर देखा जाए 5 सीटों का नुकसान हुआ। 5 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में चली जाती हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, बड़े सियासी समीकरण ये बनते हुए नजर आ रहे हैं कि वाकई में क्या बीजेपी हाईकमान यहां जिस तरीके से 48 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है लोकसभा चुनाव में, क्या वहां पर कोई बड़ा फेरबदल करने जा रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। हरियाणा में सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी करीब 25 नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां कर रही, यानी कि साफ तौर पर कोशिशें ये की जा रही हैं कि यहां पर आने वाले चुनाव में जिस तरीके से जो चेहरे जिनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, वो एंटी इनकम्बेंसी चुनाव में हार का कारण ना बने। क्योंकि 2019 में भी सत्ता में यहां पर वापसी करने के लिए और पूर्ण बहुमत की सरकार लाने के लिए भाजपा 6 सीट पीछे रह गई थी। इस बार तो और भी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। वही पार्टी संगठन के दिग्गज नेता जिसमें राव इंद्रजीत सिंह प्रमुख तौर पर तमाम यहां पर खुलकर बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहां पर चीफ मिनिस्टर ना बनाना, उसके बाद मेरे हलके को, मेरे इलाके को पीछे छोड़ना, भारतीय जनता पार्टी हाईकमान द्वारा सलाह मशविरा ना किया जाना, ये तमाम मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उन्हें प्रभावित कर रहे हैं और आगामी वक्त में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव अहिरवाल की करीब 15 विधानसभा सीटों पर देखने को मिलता है। 15 सीटों पर विधानसभा का प्रभाव यहां पर देखने को मिला तो जाहिर तौर पर परिस्थिति स्पष्ट है कि आने वाले वक्त में ये राजनीतिक समीकरण बदलते हुए भी नजर आ सकते हैं। क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह तो खुले मन से कह रहे हैं कि यदि अहिरवाल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा तो वाकई में सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है, और ऐसा ही कुछ प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। करीब 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने की बात भी करते हुए राव इंद्रजीत सिंह नजर आ रहे हैं। 7 सीटें ऐसी जिनके ऊपर ऐसा सियासी प्रभाव जो कि राव घराने का पुराना सियासी प्रभाव रहा है। गुरुग्राम, रेवाड़ी के अंतर्गत आने वाली उन सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह अपना सियासी दबदबा बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि गुरुग्राम, रेवाड़ी में जिस तरीके से यहाँ पर जो तमाम प्रोजेक्ट्स डिले हैं, पेंडिंग जो हरियाणा सरकार की तरफ से हैं, यदि 15 अगस्त तक उन प्रोजेक्ट्स पर यहाँ कोई काम शुरू नहीं किया गया तो वो नायब सिंह सैनी की सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी देने को यहाँ पर मजबूर हो सकते हैं। जाहिर तौर पर परिस्थितियां बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी के फेवर में नहीं है। सत्ता का तख्ता पलट होता हुआ नजर आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मुश्किलों में डालने के लिए जननायक जनता पार्टी ने अपने नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, और ऐसे में जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है
कि आगामी 90 दिनों में हम नायब सिंह सैनी की नीतियों के खिलाफ यहाँ प्रदेश भर में जनता को परिचित करवाएंगे, अवगत करवाएंगे और हरियाणा में बीजेपी की सत्ता को बेदखल करने का काम किया जाएगा। ऐसे में एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो अलग अलग गुट बनाकर ही सही लेकिन कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की यहाँ पर तमाम कवायदों में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज जैसे दिग्गज नेता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से राजनीति को साधा जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मोहन लाल बड़ौली को यहां पर नामित किया है, यानी कि आगामी वक्त की चुनावी रणनीतियों को साधने के लिए मोहन लाल बड़ौली ही यहां पर पार्टी की कमान को संभालते हुए नजर आएंगे। पूरे राज्य में चुनाव प्रचार करने का जिम्मा उनको सौंपा गया है। इसके साथ साथ खबर यह भी है कि खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 8 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी नहीं चाहती है कि इस 2024 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसी ही परिस्थितियां बनती हुई नजर आए। उनके तमाम उन मंत्रियों को हार का सामना करना पड़े जो लंबे वक्त से यहां पर राजनीति में सक्रिय हैं और उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और जननायक जनता पार्टी एकजुट होने का भी प्रयास करती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि दीपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर यह कहा कि विपक्षी दल यदि सहयोग करना चाहते हैं तो हरियाणा में सत्ता का तख्ता पलट किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की एक बड़ी यहां पर कोशिश जो है वो कामयाब हो सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो है अपने तमाम कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और हरियाणा में 48 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव में उनको यहां पर जीत की उम्मीद है, जिसके अनुरूप लोकसभा चुनाव में जो बढ़त मिली थी उसको लेकर के आगे आने वाले वक्त में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के दावे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा की सत्ता में वापसी करती हुई नजर आएगी, क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए थर्ड फ्रंट भी तैयार हो रहा है जिसमें इनेलो और बसपा ने यहां पर गठबंधन करके चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो आम आदमी पार्टी भी अपने संगठन का विस्तार करती हुई नजर आ रही है। लगातार चुनावी कार्यक्रमों के चलते यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल तैयार करने की कोशिशें विपक्षी दल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी OBD यानी कि दलित और अति पिछड़ा वर्ग के यहां पर जो वोट बैंक है उसके आधार पर क्या वाकई में सरकार की वापसी करवा पाएंगे? क्या जिस तरीके से हरियाणा में वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सुरक्षित रख पाएगी, या फिर विपक्ष एक बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर इनको प्रोजेक्ट करके आगे आने वाले चुनाव में एक बड़ी रणनीति तैयार करता हुआ नजर आएगा? देखना यह होगा कि आखिरकार किस तरीके की रणनीतियां तैयार होती हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आती है और किस तरीके से नायब सिंह सैनी अपनी कुर्सी को बचाने में कामयाब होने के साथ साथ एक बार फिर अपने दमखम के आधार पर बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनाने का काम करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।